से जूझ रहे कर्नाटक और तमिलनाडु में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। 24 मई की सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को लेकर ही छूट मिलेगी। आज से मेट्रो, बस, टैक्सी सेवा भी बंद रहेगी। कर्नाटक में आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना की करीब 48,000 नए केस सामने आए हैं और 490 लोगों की जान चली गई है। उधर दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आज से दिल्ली मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी ढील देने का वक्त नहीं है। कई लोगों की मौत हो रही है। केसेस सामने आ रहे हैं और लगातार मामला बढ़ रहा है। तमिलनाडु में भी आज से 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लगातार दक्षिण के राज्यों में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मामला बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहां पर पिछले 24 घंटे में मामले थोड़े कम आए हैं, जिससे कि थोड़ी राहत की बात है। इस बीच आपको बता दें दक्षिण के राज्य जो है वहां पर इस वक्त स्थिति गंभीर होती जा रही है। कर्नाटक में मेट्रो, बस, टैक्सी सेवा 2 हफ्ते तक बंद कर दी गई है। तो आपको हम बता दें कि तमिलनाडु में भी और कर्नाटक में भी दोनों ही जगहों पर लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर लॉकडाउन का फैसला किया गया है। पहले थोड़ी बहुत छूट दी गई थी, लेकिन अब कर्नाटक में आपको बता दें लगातार 2 हफ्ते का लॉकडाउन और इस 2 हफ्ते के लॉकडाउन में बस सेवा भी नहीं, मेट्रो सेवा भी नहीं और केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही चीजें खुली रहेंगी। विदेशों से लगातार भारत को मदद भेजी जा रही है। आपको बता दें कि इजरायल से मेडिकल एड लेकर हिंडन एयरबेस पर विमान उतरा है। जाहिर सी बात है इससे लोगों को राहत की सांस मिलेगी। कोरोना संकट के बीच लगातार विदेशों से मदद जारी है और इस बीच एक कंसाइनमेंट इजरायल से हिंडन एयरबेस पहुंचा। जरूरत के समय में भारत ने भी लगातार अपने मित्रों के सेव के लिए मदद की थी और इस बीच अब जबकि भारत को मदद की जरूरत है तो विदेशों से भी लगातार कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं। आपको बता दें अमेरिका से, ब्रिटेन से और दूसरे देशों से भी कंसाइनमेंट्स कई आ चुके हैं और अब ईरान से ये कंसाइनमेंट। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण हर रोज नई ऊंचाई, नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन हैरत होती है इसके बावजूद लापरवाही चरम पर है। नतीजा संक्रमण की चेन तोड़ना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि अस्पतालों में भीड़ कम नहीं हो रही। जिस देश में कोरोना से हजारों लोगों की जान जा रही है, वहां कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। तस्वीर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की है। दोनों बेटे पिता के मृत शरीर को लिए बैठे हैं। अस्पताल में बेड नहीं मिला तो चौखट पर ही दम तोड़ दिया। शायद मेरा पापा बहुत रखता था। 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला। डॉक्टर देखा बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। और जाते थे बोलता था नंबर नहीं है और बताता था। अस्पताल प्रांगण में मृत शरीर इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस का। आ जाएं तो शव आखिरी सम्मान के लिए, विदाई के लिए शमशान घाट तक पहुंच जाएं। मरीज के तीमारदार कोविड वार्ड में मरीजों के साथ बैठे हैं जो अब अपने आप में एक संक्रमण का केंद्र बनेंगे। हालत यह है कि सुशासन बाबू का अस्पताल खुद ही बीमार है। कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। मरीज दर दर भटकने को मजबूर है। अस्पताल भी पहुंच जाए तो इलाज की उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं। ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई देखने तक नहीं आता है। धीरे देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल। ऐसा दावा है कि कोविड की लड़ाई में महाराष्ट्र देश के दूसरे राज्यों से एक कदम आगे है, लेकिन मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर सरकारी हकीकत से पर्दा उठ गया। डूबते नब्ज के बीच 2 घंटे के इंतजार के बाद सरकारी अस्पताल में बेड मिला, वो भी लाख मिन्नत के बाद।
इनको क्यों कुर्सी में क्यों ऑक्सीजन दी जा रही है? क्या हॉस्पिटल में क्या बोला? बेड अभी तक उनका हुआ नहीं, मतलब बेड मिला नहीं, सब फुल है। तभी कौन बोला ऐसा? हाँ? कौन बोला ऐसा? सिस्टर बोले। पालघर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बेड की कमी को पूरा करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन जब आज तक की टीम इस कोविड सेंटर के सामने मौजूद थी तब उसने देखा कि एक महिला जिनका नाम कुसुम था, जिनकी उम्र 58 साल थी, उनको कम से कम 2 घंटे से ऊपर का इंतजार करना पड़ा एक ऑक्सीजन बेड को प्राप्त करने के लिए। लोगों का आरोप है कि पालघर जैसे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में कोई सरकारी बाबू झांकने तक नहीं आता। लोगों को मदद मिलती नहीं, मिल भी जाए तो बहुत देर हो जाती है। 7-7 दिन तक अस्पताल के चक्कर काटने के बावजूद बिस्तर नहीं मिल रहा। यहाँ पे आज भी बेड, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है, सरकारी एम्बुलेंस तो मिलती ही नहीं है। मुंबई के बीकेसी स्थित जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की ऐसी किल्लत कि आज सिर्फ 370 लोगों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध है। लाइन लंबी थी, कई लोगों को निराशा हाथ लगी। मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है, लेकिन शहर में वैक्सीन की कितनी ज्यादा कमी है वो तो यहां पर लगे इस साइन बोर्ड से ही पता लगाया जा सकता है, जहां पर लिखा है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 370 बेनिफिशियरीज को वैक्सीन मिलेगी। देश में हालात ऐसे ही हैं। वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन नहीं, अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं, और मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। आज लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा की मौत हुई है। गैर सरकारी आंकड़ों में मौत को कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कदम रख दे तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ लापरवाही संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। महामारी बड़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी त्रासदी आई है जिसके लिए कहीं से कोई तैयारी दिखाई ही नहीं देती। अगर थोड़ी बहुत तैयारी है भी तो वो नाकाफी है। भागलपुर से आशुतोष मिश्रा, पटना से उत्कर्ष सिंह, पालघर से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। उसने आपदाओं में सांसों का सौदा किया, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, करोड़ों कमाए। जबकि उसकी हकीकत सामने आई तो 2 लग्जरी गाड़ियों में अपने पूरे परिवार को लेकर छूमंतर गली में गुम हो गया। हम बात कर रहे हैं खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड नवनीत कालरा की। आज तक की टीम जब नवनीत कालरा के फार्म हाउस पर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहां छिपा है ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मास्टरमाइंड? कहां फरार है वो नवनीत कालरा जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दाम में सांसों का सौदा करता रहा? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है और जगह जगह छापा मार रही है। चलिए हम आपको उन जगहों पर ले चलते हैं जिसे नवनीत कालरा ने अपना ठिकाना बना रखा था। खान मार्केट के अपने रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालरा को तलाश रही है। इस वक्त हम नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी तलाश करने के लिए। छतरपुर के गदईपुर इलाके में ये जो कालरा का आलीशान फार्म हाउस है, यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लेकिन उसके पहले ही जब रेड की जानकारी मिली थी तभी नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से अपनी 2 लग्जरी कार के साथ बैठकर परिवार समेत फरार हो गया था। यहां तक कि ड्राइवर को भी नहीं लेकर गया था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक रेंज रोवर और थार 2 गाड़ियां नवनीत कालरा के साथ निकली थी। अपना मोबाइल फोन वो स्विच ऑफ कर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो रिकवर हुआ था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि
5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16,000 में मिलता था, जिसको 50,000 में बेच रहा था। 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर नवनीत कालरा और गगन दुग्गल को 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन उसको 60 से 70,000 रुपए में बेच रहे थे। ये बेहद आलीशान और यहाँ पर पेस्ट्री की पार्टियां भी होती हैं, कई सेलिब्रिटीज भी इस फार्म हाउस पे आते हैं। यह दिल्ली के छतरपुर का इलाका। यहाँ बने इस आलीशान फार्म हाउस को देखिए, 45B कालरा फार्म हाउस। ये फार्म हाउस उसी नवनीत कालरा का है जिसके खान मार्केट वाले खान चाचा रेस्टोरेंट से पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने नवनीत कालरा की तलाश शुरू की तो सांसों का सौदागर अपने इसी फार्म हाउस से पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। आज तक की टीम जब इस कालरा फार्म हाउस पर पहुंची तो यहाँ तैनात गार्ड ने कई खुलासे किए। तो यहाँ के गार्ड हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या हुआ था यहाँ पर? दिल्ली पुलिस के कितने लोग थे? होंगे 10-12 लोग। तो 10-12 लोग। तो क्या पूछ रहे थे, किसके बारे में जानकारी ले रहे थे? यही कालरा फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, वो लोग यहाँ थे नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो कब निकले थे वो लोग यहाँ से? वो रात में निकले, वही तो दिन ड्यूटी थी, रात में निकले हैं। कितने बजे? वही 8:30 पौने 9 के आसपास होगा। तो ड्राइवर को लेकर नहीं गए? नहीं जी। गाड़ियों से निकले हैं? हाँ जी। कौन कौन निकला? फैमिली निकली इनकी पूरी, दोनों गाड़ियों में। और नवनीत कालरा भी थे उसमें? हाँ, फैमिली वही। फैमिली पूरी। हाँ जी। तो पुलिस टीम ने यहाँ छानबीन भी की अंदर? पूरा क्या क्या छाना बीना? अंदर गए थे पूरा। अच्छा। हाँ जी। कुछ बरामद भी हुआ? कुछ लेके भी गए? ले गए होंगे, जो भी ले गए उनको पता होगा पुलिस वालों को। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से जब पुलिस टीम आई उसके पहले ही 2 गाड़ियों में परिवार समेत फरार हो गया। खान चाचा रेस्टोरेंट में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश होते ही नवनीत कालरा ने अपने फोन बंद कर लिए थे और भागने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। रात के अंधेरे में नवनीत कालरा ने अपने पूरे परिवार को अपनी 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार किया और पुलिस के फार्म हाउस पहुंचने से पहले 9-11 हो गया। बेहद ये आलीशान कालरा का ये फार्म हाउस है। दिल्ली पुलिस फिलहाल कालरा को तलाश रही है, लेकिन कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। हाई कोर्ट में रीट भी लगाई हुई है कि जो FIR है वो झूठी है। इन सब के बीच क्राइम ब्रांच की टीम लगातार तलाश कर रही है, लेकिन मोबाइल फोन बंद होने की वजह से दिल्ली पुलिस की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के शानदार फार्म हाउस को देखकर उसके रसूख और शानो शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों की माने तो कई एकड़ में फैले कालरा फार्म हाउस में अक्सर पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें नामचीन हस्तियां मौजूद रहा करती थी। यूं तो नवनीत कालरा खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक था। पहले वो खान चाचा रेस्टोरेंट का पार्टनर था, बाद में मालिक बना, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम नहीं बदला। तभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के गोरख धंधे का भांडाफोड़ होने के बाद शक के घेरे में खान चाचा आए और कालरा को फरार होने का मौका भी मिल गया। अवैध भाई, अब चूंकि दुनिया में सारे समाज में ये फैला है कि खान चाचा के यहाँ रेड हुई और वहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत है और एक टाइटल है, तो जो शख्सियत है उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब हैं, ये डिक्लेयर करते हैं हम। पर लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा कुछ लेना देना है। 2016 में ही हमारे बिजनेस ताल्लुकात खत्म हो गए थे और जो ये टाइटल है उसको ओन खान मार्केट में या जितने भी आउटलेट चल रहे हैं वो नवनीत कालरा ही चला रहा था। कहने को नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट के नाम पर कालरा का असली काम काला बाजारी था। कोरोना जैसी महामारी के वक्त कालरा ने मजबूर लोगों से पैसे ऐंठने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। लंदन में बैठे गगन दुग्गल के साथ मिलकर उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए और कोरोना से परेशान लोगों को औने पौने दाम में बेचा। पुलिस को शक है कि कालरा और दुग्गल अब तक 40 करोड़ से ज्यादा के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आज तक की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां विदेशों से मंगाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे जाते थे। फिर उनकी कीमत तय होती थी।
कीमत तय होने के बाद वो कॉन्सेंट्रेटर खान चाचा रेस्टोरेंट में पहुंचा दिए जाते थे। कॉन्सेंट्रेटर का पहला पड़ाव हुआ करता था दिल्ली के छतरपुर इलाके का खुल्लर फार्म हाउस, जो मैट्रिक्स कंपनी के मालिक गगन दुग्गल का बताया जाता है। आपने छतरपुर का कालरा फार्म हाउस देखा, काली नीयत वाले उस शख्स के ऐशो आराम का ठिकाना देखा जो महामारी के वक्त लोगों की मजबूरी से करोड़ों कमाने में लगा था। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के तार सिर्फ कालरा फार्म हाउस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक दूसरा फार्म हाउस भी है जो कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का अहम पड़ाव हुआ करता था। यह है छतरपुर का खुल्लर फार्म हाउस। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस उस गगन दुग्गल का है जो मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। गगन दुग्गल लंदन में रहता है, लेकिन दिल्ली के इस फार्म हाउस को उसने उस काले खेल का मैदान बना रखा था जो वो कालरा के साथ मिलकर खेल रहा था। इस वक्त मैं छतरपुर के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हूं और हमारे पीछे अगर आप ये देखें तो ये मैट्रिक्स का जो फार्म हाउस है वो फार्म हाउस है और यहीं से दिल्ली पुलिस ने रेड के दौरान 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर किया था। मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा, ये अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। मैट्रिक्स सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस जो लिमिटेड है वो है गगन दुग्गल की कंपनी, और जो गगन दुग्गल है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा रहे थे, जबकि नवनीत कालरा अपने रेस्टोरेंट के जरिए उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को दुगने तिगुने दाम पे बेच रहा था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। आज तक की टीम जब खुल्लर फार्म हाउस पर पहुंची तो पता चला कि यही वो जगह है जहां विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा कर रखा जाता था। चीन और हांगकांग से जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस फार्म हाउस में पहुंच जाते थे तो उसकी कीमत तय की जाती थी, और कीमत तय होने के बाद कालरा एंड कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को डिलीवरी के लिए खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में भेज दिया करती थी। दिल्ली पुलिस ने इस खुल्लर फार्म हाउस से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया था। कि ये वही फार्म हाउस है जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाकर रखा जाता था, और यहीं पर जो एक गिरफ्तार भी हुआ है जो मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ गौरव खन्ना, वो बाकायदा उस मैट्रिक्स जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था उसमें नए दाम चिपकाता था। इनवॉइस जो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है। कोरोना की दस्तक के साथ ही कालरा और दुग्गल की जोड़ी एक्टिव हो गई थी। दोनों लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे थे और कालाबाजारी करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर चुकी है। इनवॉइस के तहत आयात होकर एक कंसंट्रेटर महज 20 से 22 हजार में इन्हें मिलता था, लेकिन बेचा जाता था 50 से 70 हजार तक में। पुलिस को शक है कि दुग्गल और कालरा की जोड़ी अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के कंसंट्रेटर बेच चुकी है। गगन दुग्गल लंदन में बैठा है और नवनीत कालरा फरार है। जब तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता तब तक शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि ऑक्सीजन के लुटेरों ने कितनों की सांसें लूटी, कितनों की मजबूरी का फायदा उठाया और आपदा से अवसर निकालकर कितना कमाया। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। बात ऑक्सीजन की हो रही है। कोरोना से जूझ रहे देश में ऑक्सीजन की मारामारी है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में कचरे में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हो रहे हैं। वहीं बिहार के सुपौल में अपनी लापरवाही छिपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लाश को भी ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं। गौर से देखिए, ऑक्सीजन के दर्जनों सिलेंडर कचरे में फेंके दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश में ऐसी तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े करने वाली हैं। मामला पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में सिविल सर्जन ऑफिस का है। ऑफिस के कैंपस के पास जब कूड़े में फेंके 3 दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का पता चला तो हड़कंप मच गया। तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो पटना प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शहर के डीएम जांच के लिए पहुंचे और सारे ऑक्सीजन सिलेंडरों को हटवाया। डीएम से जब मीडिया ने कचरे में फेंके सिलेंडरों को लेकर सवाल दागे तो जवाब मिला कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों के पास बहुत है। ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू नहीं है, मेन इशू है कि उसमें ऑक्सीजन भरने का, ऑक्सीजन की रिफिलिंग का।
पटना के डीएम की बातें सुनकर यही मतलब निकाला जा सकता है कि सूबे में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर इतने हैं कि कूड़े में फेंका जा सकता है। बहरहाल अब बिहार की बदहाली की दूसरी तस्वीर देखने के लिए सुपौल चलिए। सुपौल में जीते जी अस्पताल में ना ऑक्सीजन मिला और ना ही एम्बुलेंस मिला, लेकिन मौत के बाद लाश को ऑक्सीजन लगा सड़क पर छोड़ दिया। घटना त्रिवेणीगंज की है, जहां कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमियां छुपाने के लिए शव बीच सड़क पर रखकर ऑक्सीजन लगा दिया। बाप कर रहा था, जिससे मतलब मैडम हमको कुछ कीजिए, मेरा ऑक्सीजन मतलब ये निकल रहा है, दम निकल रहा है। रिफर जब किए आप, रिफर किए तो ऑक्सीजन लगा के करना चाहिए ना। एम्बुलेंस का व्यवस्था आपने कीजिएगा भाई, काहे नहीं किया ऑक्सीजन का व्यवस्था। उधर यूपी के सिद्धार्थनगर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सामुदायिक केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडरों को प्राइवेट गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सामुदायिक केंद्र के प्रभारी का दावा है कि वीडियो में दिख रहे सिलेंडर रिफिल के लिए लाए जा रहे हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के हालात कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने से रोक रही है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम रिसर्च, अनेक विशेषज्ञ और विपक्ष लगातार देश में संपूर्ण लॉकडाउन की गुहार लगा रहे हैं। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पिछले साल जब कोरोना की लहर आई थी, तब केंद्र सरकार का मंत्र था जान है तो जहान है। लेकिन अब दूसरी लहर में सरकार की दुविधा यह है कि लोगों की जान बचाए या देश की अर्थव्यवस्था। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। करीब 20 दिन पहले पीएम मोदी ने जब सभी राज्य सरकारों को ये नसीहत दी थी, उस दिन देश में 2,59,000 से ज्यादा नए मामले और 1,761 नई मौतें दर्ज हुई थी। लेकिन इन 20 दिनों में देश ने जो बुरे दिन देखे हैं, उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अब देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, 4,000 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। तो हर तरफ से आवाज उठ रही है कि अगर अभी भी आखिरी विकल्प को लागू करने का वक्त नहीं आया है, तो फिर कब आएगा? राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से लगातार इस सवाल का जवाब मांग रहा है। 1,000 लोगों की मौत हुई है और ये तो वो आंकड़े हैं जिनको अस्पताल के माध्यम से दर्ज होता है, जिनका नाम, जो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते, वो आंकड़े और ज्यादा हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो उनके वैज्ञानिक सलाहकारों ने बोला है कि तीसरी वेव से बचने के लिए अगर अभी कदम उठाएं तो हम बच सकते हैं। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि साइंटिफिक भी है और सामाजिक भी। कोरोना के मरीज जब एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, मरीजों के तीमारदार दवाओं के लिए भटक रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है, जब देश का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह हाफ रहा है, तब भी अगर देशव्यापी लॉकडाउन केंद्र सरकार के लिए सिर्फ विकल्प बनकर रह गया है, तो सवाल उठेंगे ही। We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और देश कोरोना महामारी का जो दंश झेल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनी कोविड टास्क फोर्स कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। इन स्थितियों में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA बाकायदा पत्र लिखकर लॉकडाउन की वकालत कर चुकी है और गुहार लगा चुकी है कि अलग अलग राज्यों में 10 या 15 दिनों के लॉकडाउन की बजाय पूरी तरह से लॉकडाउन लगता, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता था।
भारत की सर्वोच्च अदालत भी मोदी सरकार को दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दे चुकी है और कह चुकी है कि सरकार लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। यानी सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि विशेषज्ञ और कोरोना को काबू में करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां भी अब संपूर्ण लॉकडाउन की गुहार लगा रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल अपने आखिरी विकल्प को बचाए रखने का ही विकल्प चुना है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में छोड़िए अहंकार, छोड़िए अपना ज्ञान और जो वैज्ञानिक, चिकित्सक और एक्सपर्ट्स कहें उसके अनुसार देश को कोरोना से बचाइए। देश में इस समय ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सख्त या आंशिक लॉकडाउन की स्थिति है और जहां लॉकडाउन नहीं है वहां आने वाले दिनों में लगने का ऐलान राज्य सरकारें कर चुकी हैं और दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में लगातार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है और इसे सख्त किया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि अगर देश के सभी राज्यों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन लगा ही हुआ है तो फिर पिछले साल की तरह इस बार भी देशव्यापी लॉकडाउन क्यों नहीं लग सकता। जानकार कहते हैं कि अगर कुछ समय के लिए भी संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है तो संक्रमण की चेन तो टूटेगी ही, साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है उसे भी संभालने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान केस कम होंगे तो सरकार को आगे की नीति बनाने का वक्त मिलेगा। जिस तरह से कोरोना की लहर में पूरा देश फंस चुका है उसको देखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल लगा था। I think that we need to break the chain for sure, and you are seeing that cities that did do the lockdown, like Mumbai did, or what Delhi is doing. Already we are seeing signs that in Delhi, the numerical testing positivity is coming down. I am in favor of a national lockdown right now. कोरोना महामारी ने देश को जो दिन दिखाए हैं वो बेहद खौफनाक है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि आगे और कितने खराब दिन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का पूरी तरह से मूड नहीं बना पाई है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।